प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं 12th बोर्ड परीक्षा कृषि रसायन विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो लघुतरात्मक क्वेश्चंस हैं। प्रश्न संख्या 1 है, धनायन विनिमय क्षमता अर्थात केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की इकाई लिखिए। तो इसकी इकाई आप भली भांति जानते हो कि सेंटीमोल प्रति किलोग्राम इसकी इकाई होती है, जिसको हम ब्रैकेट में बताया गया है सी मोल अर्थात सेंटीमोल किलोग्राम -1। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, मृदा की पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की शक्ति क्या कहलाती है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उभय प्रतिरोधन किसे कहते हैं अर्थात बफरिंग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा मृदा की पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की शक्ति उभय प्रतिरोधन कहलाती है, क्योंकि मृदा में अम्ल और क्षार दोनों एक निश्चित अनुपात में बने रहते हैं। यदि थोड़ा सा भी अम्ल या क्षार उसमें मिलाया जाता है अल्प मात्रा में, तो वह मृदा उसका विरोध करती है। तो ये प्रतिरोध करने की क्षमता ही उभय प्रतिरोधन कहलाती है। प्रश्न संख्या 3, विनिमय अम्लता का क्या कारण होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आयन एक्सचेंज होते हैं तो उसके कारण अम्लता होती है। तो देखिए, मृदा संकीर्ण पर, मृदा क्लेश संकीर्ण है, उस पर अधिशोषित हाइड्रोजन धनायन एवं एल्युमिनियम +3 धनायन के कारण ही विनिमय अम्लता उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। दोनों आयनों का विशेष इसमें महत्व है, हाइड्रोजन धनायन और एल्युमिनियम +3 धनायन। क्वेश्चन संख्या 4, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों कोई से दो के नाम लिखिए। तो ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व है बच्चों, ध्यान रखें। और एक होते हैं वृद्ध मात्रिक, जिनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमको और एक बिल्कुल ही अति अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर कॉपर, जिंक, आयरन और मैंगनीज, हम इसके उदाहरण इनमें से कोई से दो लिखने हैं तो दो लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कॉपर भी है, जिंक भी है, आयरन भी है और मैंगनीज भी है। यह ध्यान रखें, मैंगनीज है न कि मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम जो आता है वो वृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है। वृहद पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुख्य पोषक तत्व एवं द्वितीयक जो गौण पोषक तत्व। तो वो गौण द्वितीयक पोषक तत्व है जो उसके अंतर्गत आता है। इसलिए ये ध्यान रखें, यहाँ मैंगनीज है सूक्ष्म में और मैग्नीशियम वृहद वाले के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के कोई से 4 स्रोत लिखिए। तो मृदा में पोषक तत्व किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं कि एक तो खाद एवं उर्वरकों के द्वारा, जैसा कि हम खाद क्यों देते हैं कि कई पोषक तत्वों की जो मृदा में कमी होती है तो उसकी पूर्ति हम खाद या उर्वरकों से करते हैं। संबंधित उर्वरक डालते हैं, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट है तो अमोनिया, इसी प्रकार से फॉस्फेट अर्थात फास्फोरस की पूर्ति होती है। जैसे यूरिया है तो उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। इस तरह से आपने कई उर्वरकों के बारे में पढ़ा है। दूसरा है मृदा सुधारकों का भी प्रयोग करके, जैसे पायराइटिस है उसका प्रयोग करें, सल्फर चूर्ण का प्रयोग करें, तो कई चूना का। तो इससे कई मृदा सुधारक है उनका भी अपन उपयोग करते हैं, तो वो भी उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार से वर्षा के द्वारा, वर्षा की जो क्रिया होती है तो उसके द्वारा भी इनमें तत्व की पूर्ति होती है। दलहनी फसलों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसा कि आपको पता है लेगुमिनेसी कुल है, उनकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती है, राइजोबियम पाया जाता है, जीवाणु है, तो वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, स्थिरीकरण करता है, तो इससे भी तत्वों की पूर्ति होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जंतु या प्राणी जनित खाद के कोई से दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें हम ले सकते हैं एक तो हरी खाद, गोबर की खाद, ये जंतु या प्राणियों से ही प्राप्त होती है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ताज़ा दूध की अम्लता कितनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए बच्चों। 0.12 से 0.14 रोजाना हम
दूध उपयोग में लेते हैं, तो इसलिए हमें ये तो जानकारी होनी चाहिए कितनी अल्प मात्रा में होती है। देखो 0.12 से 0.14। इसी से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन हो रहेगा अभी। तो इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8, पायराइट का प्रयोग किस प्रकार की मृदाओं में प्रभावशाली होता है। तो ये देखिए कि पायराइट जो प्रयोग करते हैं मृदा सुधार होता है पायराइट। और इसमें देखो चूना युक्त अर्थात जिनमें कैल्शियम अधिक होता है, तो कैल्शियम युक्त मृदाओं में ही ये अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि वहाँ जो कैल्शियम है वो पहले तो यानी जब सल्फ़र पायराइट में Fe2 होता है तो सल्फ़र है वो SO3 बनाता है, SO3 है फिर उसके साथ जल के साथ क्रिया करके H2SO4 बना देगा अम्ल। और फिर बाद में आपको पता है SO4 है वो तो चूना से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट है उससे क्रिया करके और क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट। वही कैल्शियम सल्फेट है फिर वो सोडियम आयनों को रिप्लेस कर देगा, उसके स्थान पर ये आयन आ जाएंगे, कैल्शियम आयन। तो इस तरह से मृदा का सुधार हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अपमिश्रित या मिलावटी दूध से क्या अभिप्राय है। तो अपमिश्रित अर्थात जिसमें अवांछित अशुद्धियाँ मिली होती है, तो मिलावटी दूध का अभी काफ़ी प्रचलन है और जो कि किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं। तो दूध में पानी की मिलावट करना यानी पैसे के लिए या जो अधिक मुनाफा कमाने के लिए क्या करते हैं, इसमें मिलावट करते हैं। दूध में पानी, स्टार्च, यूरिया, ग्लूकोज, चीनी, सोडा अर्थात कास्टिक सोडा, फॉर्मेलिन, वनस्पति तेल, चौक, चूना आदि अवांछित पदार्थों को मिला करके जो बनाया गया दूध होता है वह अपमिश्रित या मिलावटी दूध होता है। ऐसा दूध, कृत्रिम दूध ऐसा होता है वो मानव के लिए धीमा जहर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच में प्रयुक्त रसायन का नाम लिखिए। यदि स्टार्च की मिलावट यदि है तो उसकी जांच कैसे होगी, तो कौन से उससे होगी, पदार्थ से। इसके लिए आयोडीन 1% का विलयन का प्रयोग करते हैं, अर्थात आयोडीन काम में लाया जाता है, जिसकी आपको विधि का भी मालूम है। 10 ml एक परखनली के अंदर दूध लेते हैं, पहले उसको गर्म करते हैं, बाद में उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद में 1-2 बूंद उसके अंदर आयोडीन 1% विलयन की उसके अंदर डालते हैं। यदि उसका कलर ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है गहरा, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च की मिलावट है। यदि हल्का भूरा होता है तो इसका मतलब उसमें नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, खीस की अम्लता प्राकृतिक दूध से अधिक होने का क्या कारण है। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि जो दूध है, दूध की अम्लता होती है 0.12 से 0.14, लेकिन खीस होता है जो सबसे पहले जो दुग्ध प्राप्त होता है ब्याहने के बाद में जानवरों के, तो खीस की अम्लता 0.2 से 0.4 होती है, जो कि अधिक होती है, जबकि दूध की 0.12 से 0.14 होती है। ऐसा क्यों होता है, खीस में प्रोटीन एवं ठोस पदार्थों की अधिकता के कारण ऐसा होता है, खीस की अम्लता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12, खीस की विद्युत संचालकता अर्थात इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विद्युत चालकता अधिक होने का कारण क्या है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खीस में क्लोराइड्स आयन है उनकी अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण ऐसा होता है, इसमें चालकता अधिक होंगी। क्वेश्चन नंबर 13, कोई सी 2 प्रजातियों के राइजोबियम कल्चर के उदाहरण दीजिए। जैसा कि आपको जानकारी है, राइजोबियम कल्चर के अंतर्गत अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग विशेष राइजोबियम कल्चर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मटर, मसूर है, इनके लिए राइजोबियम कल्चर के रूप में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। वापस बता देता हूँ, मटर और मसूर में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम अर्थात लेगुमिनेसी कुल के होते हैं, तो उसी से संबंध याद रख लेना ये तो आप। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगली फसल है मेथी एवं रिजका, इनके अंतर्गत राइजोबियम मेलिलोटी राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14,
मृदा पीएच मान 8.5 से कम होने पर किस प्रकार का मृदा सुधारक प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए, पीएच मान 8.5 से कम होने पर चूना पत्थर तथा कैल्शियम कार्बोनेट के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूना युक्त कैल्शियम कार्बोनेट क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखिए, मैंने तीनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए लिखे हैं कि यदि मृदा पीएच का मान 8.5 से कम है तो चूना पत्थर लेंगे, और यदि पहले से ही ऑलरेडी यदि उसमें चूना युक्त अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट क्षारीय मृदा है तो उनके सुधार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम गंधक के अम्ल या अम्ल उत्पादक जो पदार्थ होते हैं जिनके अंतर्गत जैसे कि सल्फर चूर्ण है, जो कैल्शियम पॉलीसल्फाइड है, इसी प्रकार Fe2 पायराइट है, FeSO4 फेरस सल्फेट है। तो जैसा कि ये सब क्या करते हैं, जो मृदा में मिलाने पर वहीं गंधक का अम्ल बनाते हैं। क्रिया करके जल की से क्रिया कर लेंगे, आर्द्रता से क्रिया करेंगे तो आर्द्रता जो नमी रहती है उसमें जल होता है, उससे भी ये क्रिया करके ये गंधक का अम्ल वह बनाते हैं। तो ये हम ध्यान रखें कि चूना युक्त क्षारीय मृदाओं में गंधक के अम्ल या उसके अम्ल उत्पादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अम्ल उत्पादक कोई से 2 रासायनिक पदार्थों के नाम लिखिए, तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जल में विलेय कैल्शियम लवण सुधारकों के उदाहरण दीजिए। तो जल में विलेय कैल्शियम लवण सुधारक के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड और जिप्सम CuSO4 2H2O। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, गेदरोइज अर्थात जो रूसी वैज्ञानिक है, आजकल आप रूस का तो आप विशेष नाम जानते ही हो, तो रूस के वैज्ञानिक थे गेदरोइज। इन्होंने लवणीय मृदाओं को क्या नाम दिया? तो उन्होंने नाम दिया था सोलन चौक। क्वेश्चन नंबर 18 है, लवणीय मृदा एवं क्षारीय मृदाओं के पीएच मान प्रसार लिखिए। तो लवणीय मृदा का जो पीएच मान होता है 8.5 एवं इससे कम होता है, और क्षारीय मृदाओं का पीएच मान होता है 8.5 से 10 पीएच के मध्य, अर्थात इस प्रास के अंतर्गत क्षारीय मृदाएँ कहलाती है। तो लवणीय मृदा यानी कि 7 के बाद में यानी कि 8.5 से और कम तक जो अपन लेंगे, क्योंकि 7 जो बिंदु होता है उदासीनता का होता है, और 7 से जैसे ही पीएच मान कम होता है तो अम्लता आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, लवण एवं लवण क्षारीय मृदाओं की विद्युत चालकता का मान हिलगार्ड एवं गोदरोइज ने कितना बताया था? तो देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर दोनों प्रकार की मृदाओं का जो मान बताया था इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो 4 से अधिक, 4 कहने का मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विद्युत चालकता को डेसी साइमन प्रति मीटर में बताया जाता है। तो ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए, इसका मात्रक होता है डेसी साइमन प्रति मीटर चालकता। और अब देखिए, अपन ने 3 तरह के जो मृदा के अंतर्गत इन्होंने बांटा था, लवणीय मृदा, लवण क्षारीय मृदा, ठीक है। तो इस तरह से, और एक होती है लवण जो मृदा है, एक क्षारीय मृदा। 3 तरह की मृदा होती है, लवण मृदा, क्षारीय मृदा और एक लवण क्षारीय मृदा। यहाँ पर हम अपन ले रहे हैं लवण मृदा और लवण क्षारीय मृदा, इसलिए इसका मान अधिक होगा 4 डेसी साइमन से। और यदि क्षारीय मृदा का मान देखिए पर विद्युत चालकता तो वो होता है 4 से कम, ये भी ध्यान रखेंगे। और एक बात इसमें भी देख लें कि जो लवण मृदा है 8.5 से कम होता है, और क्षारीय मृदा का ये होता है, यदि दोनों का ही अपन बात करें कि लवणीय क्षारीय मृदा, इसलिए मैंने ये बता रखा है यहाँ पर लवणीय और क्षारीय मृदा है, उसका पीएच मान की जब बात आ जाती है दोनों मिला करके, तो वहाँ भी 8.5 से और 10 के बीच होगा, क्योंकि यहाँ क्षारकता अधिक है। तो क्योंकि लवणीय क्षारकता जब शब्द लिखेंगे अपन तो लवणीय इसी के अंतर्गत आता है, क्षारकता ज़्यादा होगी, इसलिए ये मान होगा 8.5 से अधिक 10 तक। क्वेश्चन नंबर 20,
हिलगार्ड ने क्षारीय मृदाओं को क्या नाम दिया था? तो हिलगार्ड ने क्षारीय मृदाओं को काली क्षारीय मृदा अर्थात ब्लैक एल्कलाई सोइल कहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर आज 20 हो गया। आगे के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। फिर नया वीडियो लेके आएंगे। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।